अगर आप लोगों ने इसके दोनों पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से चेकआउट कर लेना। एपिसोड 6 की शुरुआत में वो लोग वहां से निकल चुके थे। गाड़ी के अंदर की तरफ मिंगफई जीहांग से पूछता है, अरे भाई क्या वह तुम्हें मिल गया जिसकी तुम तलाश कर रहे थे? इस पे जीहांग बताता है, मैंने इसे पहले ही स्पेशल फोर्स को थमा दिया था, वह इसे सीक्रेटली तरीके से कोलिस तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा प्लानिंग के अनुसार हमें तुरंत एयरपोर्ट के लिए रवाना होना होगा, हमारी फ्लाइट आधी रात को है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगफई हैरान होते हुए कहता है, मैं भूल ही गया था, हमें आज रात कोलिस वापस जाना है। पर जिहांग के पास अपना पासपोर्ट नहीं था, इसलिए उसे घर जाकर अपना पासपोर्ट लाना होगा। पासपोर्ट से याद आया, मिंगफई के पास भी पासपोर्ट नहीं है, साथ ही साथ उसने अभी तक अपना सामान भी पैक नहीं किया है। जिस बात का जवाब देते हुए जिहांग का, स्पेशल फोर्स तुम्हारे सामान को पहले ही उठा चुके हैं, तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर उसे दे दूंगा। जिसके बाद मिंगफई अपने घर से कुछ ही दूरी पर उतर जाता है। अंदर की तरफ जिहांग गोगल्स को उतारने के साथ लेंस लगाने लगा। दूसरी तरफ मिंगफई जिहांग की इंजरी को देखकर कहता है, भाई तुम्हारी चोट काफी तेजी से हील हो रही है। जो सुनने के बाद जिहांग कहता है, ब्लड रेंज एक्सेलरेट सेल्यूलर रीजनरेशन करता है, इसलिए यह इंजरी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसी वक्त मिंगफई ब्लड रेंज के बारे में पूछता है, जिस पर जिहांग बताने लगा, यह एक ऐसी टेक्निक है जो स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के माध्यम से ब्लड लाइन को तुरंत इनहेंस कर देती है। यहाँ तक कि एक हाइब्रिड की पावर को हासिल करने के लिए ब्लड रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग प्योर ड्रैगन ब्लड लाइन के बराबर। इस पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, यह ड्रैगन स्लेइंग मिशन के लिए काफी यूजफुल होता है। जो सब सुनने के बाद मिंगफई कहा कि अच्छा ऐसा है, अरे क्या तुम्हें अंदर जाने में मेरी मदद की जरूरत है? इस मदद के लिए जिहांग मना कर देता है, साथ ही साथ वो अपने घर में चला गया था। उसके जाने के बाद मिंगफई मायूस होकर बोलता है कि अगर तुम्हारी इंजरी हील हो गई है तो तुम अभी भी थके हुए क्यों लग रहे हो भाई? फिर वो अपने फोन में खाने की डिश को देखते हुए अपने मन में कहा, क्या यहाँ पर यही ऑप्शन है? चलो कोई बात नहीं। जिसके बाद मिंगफई भागते हुए कहीं जाने लगा। पार्किंग लॉट की तरफ जिहांग अपनी खराब हालत वाले कपड़े गाड़ी में ही धर देता है, साथ ही साथ उसने वहीं पर नए कपड़े भी पहन लिए थे। फिर वो कार की डिग्गी बंद करने के साथ अपने घर में जाने लगा। अंदर की तरफ उसकी माँ सो रही थी, साथ ही साथ वहाँ पर शराब की बोतलें भी रखी होती हैं। जो सब देखने के बाद जिहांग अपनी माँ को ब्लैंकेट उड़ा देता है ताकि उन्हें ठंड न लग जाए। यहाँ तक कि उसे मालूम पड़ चुका था कि मेरी माँ मेरा इंतजार करते करते सो गई। जिसके बाद जिहांग अपने कमरे में पहुंचकर तुरंत बाथ हाउस की तरफ चला जाता है, क्योंकि कुछ चोटें ऐसी थी जो अभी तक हील नहीं हुई थी। फिर वो अपनी टी शर्ट उतारते हुए कहने लगा, मेरी बॉडी ठीक होनी चाहिए और कोई भी निशान नहीं है, मेरे इंटरनल ऑर्गन भी अच्छे फील हो रहे हैं, इसलिए सब ठीक है। लेकिन यह कांच का टुकड़ा जो फाइट के दौरान मेरी बॉडी में फंस गया था, मुझे इसे जल्दी ही हटाना होगा। जिसके बाद वो उस कांच के टुकड़े को बाहर निकालते हुए बताता कि पर मेरा खून बहुत जानलेवा है, इसलिए इस कमरे में कोई भी पानी टपकने नहीं दिया जा सकता। जो सब कहने के बाद जिहांग फर्स्ट एड बॉक्स में से पट्टियां निकालते हुए अपनी इंजरी के चारों ओर लपेटने लगा। अच्छे से कसकर लपेटने के बाद वो थकी हुई हालत में कहता कि लगता है ब्लड रेंज की वजह से मेरे में बदलाव नहीं आए हैं, पर मेरी बॉडी थोड़ी पीली पड़ गई है। इसके बाद जिहांग वहाँ पर अच्छे से सफाई करने के बाद अपने कमरे में आ चुका, जहाँ पर वो कुछ पैकिंग करने के साथ अपना पासपोर्ट ले लेता है। लेकिन वो उसे देखते हुए अपने बारे में बताता है, इस घर में मैं एक अलग ही पर्सन हूँ और एक अच्छा स्टूडेंट, बास्केटबॉल खेलना और पढ़ना पसंद करने वाले, जिसमें कोई भी बुरी आदत या गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। साथ ही साथ मैं एक आदर्श बेटा हूँ जिस पर मेरे मॉम डैड को गर्व है। अगर वह ये खूनी चीज देखते तो शायद उन्हें इतना गर्व नहीं होता, उन्हें लगेगा कि उन्होंने एक मॉन्स्टर पाल लिया है। जिसके बाद वो पैकिंग करके अपनी मॉम के पास आकर खड़ा हो गया था, जहाँ पर उसकी मॉम अभी भी सो रही थी। जो देखकर जिहांग उनके पास रखे ब्लैंकेट को हटाकर एक पिलो को उनके बीचों बीच धर देता है। जिसके बाद वो उन्हें निहारते हुए कहता है, मुझे लगता है कि जाने से पहले मेरे पास गुड बाय करने का समय भी नहीं होगा। मेरी माँ ऐसी ही है, नींद की दुनिया में मस्त। अभी वहाँ की सर्वेंट आते के साथ जिहांग से पूछती है, आप वापस आ गए, वैसे क्या तुम जा रहे हो? जिस पर एग्री करते हुए जिहांग बताता है, हाँ मेरी रात की फ्लाइट है। जो सुनने के बाद सर्वेंट उससे सवाल करती है, तुमने अपने मॉम डैड को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? हम साथ में खाना खा सकते थे और ड्राइवर को तुम्हें ले जाने को कह सकते थे। इस पे जिहांग बोलता कि मैंने कल रात उन्हें बताया था कि डैड आज रात बिजी हैं। उसकी इस बात का जवाब देते हुए सर्वेंट का कहना है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम्हारे डैड भी आज रात एक बिजनेस पार्टनर के साथ डिनर कर रहे हैं। जबकि जिहांग उसको समझाता है, आइंदा मेरी माँ को लिविंग रूम में मत सोने देना, उन्हें जुकाम हो जाएगा। जिस बात पर सर्वेंट का कहना है, मैंने नहीं देखा था कि वह सो रही हैं, पर वो तो किचन में खाना बना रही थी और मुझे सुपरमार्केट से सिरका खरीदने को कहा, लेकिन जब मैं वापस आई तो वह सो रही थी। कुकिंग का नाम सुनकर जिहांग तुरंत ही किचन की तरफ भागने लगा। जब उसने गेट खोला तो उसमें से काला धुआं बाहर की तरफ आने लगा। जो देखकर जिहांग खांसते हुए अंदर की तरफ जाकर वहाँ की तरफ जल रही गैस को देखकर तुरंत बंद कर देता है। साथ ही साथ उसने खिड़की भी खोल दी थी। उस चीज को देखकर सर्वेंट कही कि देखने से लगता है कि तुम्हारी
माँ डम्पलिंग बना रही थी। तुम्हारी माँ ने सोचा होगा कि तुम एक लंबी जर्नी पर जा रहे हो, इसलिए वह तुम्हारे लिए डम्पलिंग बनाना चाहती थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जिहांग जले हुए डम्पलिंग की तरफ बढ़कर उसमें से एक टुकड़ा खाने के साथ बताता कि इसे अब नहीं खाया जा सकता, चलो इसे फेंक दो। ये बात सुनकर सर्वेंट मुस्कुराते हुए इसके लिए मान गई थी, जबकि जिहांग फ्रीज में से दूध निकालते हुए कहता है, चीची टैंग, मेरी माँ के लिए हर रोज लो फैट वाला दूध खरीदना याद रखना, क्योंकि वो इसके अलावा कुछ भी नहीं पी सकती। इसमें एक चम्मच चीनी, साथ ही साथ उसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर माइक्रोवेव करना। यह मेक श्योर करना कि वह हर रात इसे सोने से पहले पी ले। जो सुनकर चीची टैंग इसके लिए खुशी खुशी मान गई थी, जिसके बाद जिहांग एग्जिट डोर के पास खड़ा होकर कहा, मैं जा रहा हूँ। पर चीची टैंग सवाल करती है, क्या तुम अपनी माँ को गुड बाय भी नहीं कहने वाले? उसकी इस बात का जवाब देते हुए जिहांग कहता है, मुझे गुड बाय कहने की आदत नहीं है। हर बार जब वह मुझे अलविदा कहती है तो वह मुझे एक बड़ी सी पप्पी देती हैं। जो कहते ही वो बाहर की तरफ निकल गया, साथ ही साथ अपना सामान डिग्गी में धर चुका। फिर यासीन उसी बंदे की तरफ आ गया था जहाँ पर उसका सर्वेंट ड्रिंक लाते हुए बताता कि मास्टर जी, प्रिंसिपल ने कहा कि आपको कुछ पीने की जरूरत होगी। उसकी इस बात का जवाब देते हुए बंदा कहने लगा, प्रिंसिपल ने मुझे बोर्ड मीटिंग के लिए यहाँ बुलाया था, क्या यहाँ पर हर कोई यहाँ है? जिस पर उसका सर्वेंट कहा, आखिरी वाला अभी आया है। दूसरी तरफ वो बंदा उस पर्सन को देखकर कहता है जो अभी अभी यहाँ आया है। बोर्ड में 7 मेंबर है, इसलिए एक मेंबर को गायब होना चाहिए। इस पे उसका सर्वेंट कहने लगा, मैंने कभी भी आखिरी अपीयरेंस को नहीं देखा और मैं उसका नाम भी नहीं जानता, उसकी पहचान टॉप सीक्रेट है। जो सुनकर वो बंदा हंसते हुए बोला, वह हर साल कॉलेज पर ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वह कभी भी अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं करते। यह बोर्ड मेंबर सचमुच इंटरेस्टिंग है। तभी सर्वेंट ड्रिंक तैयार करते हुए कहता है, बोर्ड मेंबर्स ने कैसल कॉलेज में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। इस पे बंदा बताता कि तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? जिस बात का जवाब देते हुए सर्वेंट का कहना है, वह सभी ड्रैगन के ब्लड पर यहाँ पर आए हैं और उनके गोल्स फार रीचिंग। इसका मतलब एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन से है जिसका इफेक्ट काफी दूर तक रहेगा। तभी वो बंदा अपने सर्वेंट से सवाल करता है, क्या वह भी इस जनरेशन के सीक्रेट पार्टी काउंसिल ऑफ एल्डर्स के मेंबर हैं? उसकी इस बात का जवाब देते हुए सर्वेंट बताता कि नहीं, काउंसिल ऑफ एल्डर एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन है और स्कूल बोर्ड एक विजिबल बोर्ड है। प्रिंसिपल स्कूल बोर्ड द्वारा सेलेक्ट किया गया उनका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ये बात सुनकर बंदा बताने लगा कि तो क्या अब भी काउंसिल के एल्डर्स के पास हाईएस्ट अथॉरिटी है? इस पे सर्वेंट मना करते हुए कहता है, आवश्यक रूप से नहीं। काउंसिल के एल्डर और स्कूल बोर्ड इंगुओ के अपर और लोअर हाउसेस की तरह हैं। साथ ही साथ पावर किसके पास होगी यह सिचुएशन पर डिपेंड करता है, पर इस समय पावर सच में प्रिंसिपल के हाथों में है, जिनका स्कूल बोर्ड पर भी सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है। ये सब जानने के बाद बंदा बताता कि तो फिर इन पावरफुल लोगों का सम्मान करते हुए क्या मुझे यहीं पर इंतजार करना चाहिए? क्या उनके मुझे बुलाने का इंतजार करूं? इस पे सर्वेंट कहा कि आज सभी पावरफुल लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर हैं, वे आपसे मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। सब बोर्ड मेंबर्स के आ जाने की वजह से वहाँ के सारे दरवाजे खिड़कियाँ लॉक्ड होने लगी ताकि कोई ऐरा गैरा मुस्टंडा उनकी इस मीटिंग को खराब ना कर सके। तभी यासीन बोर्ड मीटिंग की तरफ आ गया था जहाँ पर प्रिंसिपल सब लोगों से कहते हैं, अब जब हर कोई मौजूद है तो हम ऑफिशियल तौर पर कैसल कॉलेज स्कूल बोर्ड की इस साल की एनुअल मीटिंग को शुरू करते हैं। उसी वक्त उनमें से एक पर्सन टेबल थपथपाता है, जो देखकर प्रिंसिपल बताता है कि अपनी बात को रखने के लिए मेज थपथपाने की पुरानी परंपरा को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक इंटरनल मीटिंग है। जो सब जानने के बाद एल्डर कहते हैं कि कुछ रूल को मनमाने ढंग से नहीं बदला जा सकता। वैसे ब्रॉन्ज रिपोर्ट तैयार है, जिस बात पर प्रिंसिपल एग्री करते हुए कहते हैं, जी हाँ, यह आप सभी के सामने रखे कागजों का ढेर है। तभी वो लोग उस डॉक्यूमेंट को देखकर हैरान हो चुके थे। तभी उनमें से एक लड़की बताते कि ब्रॉन्ज और फ्लेम का एम्परर मर गया है, पर एल्डर को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो सवाल करते हैं, मर गया? अंजू, क्या ये रिपोर्ट सच है? वैसे भी किसी ने भी ड्रैगन एम्परर की मौत को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन प्रिंसिपल पक्के रूप से श्योर थे, पर एल्डर उसके एविडेंस को पेश करने को कह रहे होते हैं। तभी प्रिंसिपल एक बॉक्स को उनकी तरफ धरते हुए बताते हैं, सबूत इस बॉक्स में है, हर कोई इसको चेक कर सकता है। जिसके बाद एक बूढ़ा उस बॉक्स को खोलने के साथ हैरान होते हुए कहता है, ये तो फिलोसोफर स्टोन है। अब ये सुनकर वहाँ के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसी वक्त एक लेडी इसके बारे में कहती है, एल्केमी का ग्रेट मिरेकल फिलोसोफर स्टोन। अंजू, इसे पेश करने का तुम्हारा क्या मतलब है? जिस बात का जवाब देते हुए प्रिंसिपल कहा, यह सबूत है कि ड्रैगन एम्परर मर चुका है। इस पे एक पर्सन का कहना है, ऐसा नहीं हो सकता, फिलोसोफर स्टोन अनमोल है, लेकिन इससे कुछ भी साबित नहीं होता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर प्रिंसिपल कहते कि शायद कोई और इसे ज्यादा ढंग से समझा सके। शार्लेट, तुम एल्केमिस्ट में एक्सपर्ट हो, क्या तुम इसे सबको समझा सकती हो? जिस पर एग्री करते हुए शार्लेट सब लोगों को बताने लगी, फिलोसोफर स्टोन स्पिरिचुअल एलिमेंट्स का क्रिस्टलाइजेशन है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। यह आमतौर पर गहरे
मोटे क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता है, पर यह चीज फिलोसोफर स्टोन जैसी हो सकती है, लेकिन यह सच में प्योर फायर एलिमेंट से रिफाइन एक अदर सब्सटेंस है। इस पे लेडी सवाल करती है, प्लीज हमें बताओ कि प्योर फायर एलिमेंट को कैसे रिफाइन करते हैं। इस पे शार्लेट कहती है कि अर्थ, वाटर, विंड और फायर, इन 4 एलिमेंट को रिफाइन करने का एकमात्र तरीका जो मैं जानती हूँ। वैसे इसका संबंध ड्रैगन किंग की हड्डियों से हो सकता है, इसलिए इस फायर एलिमेंट को ब्रोंज और फ्लेम के एम्परर की हड्डियों से रिफाइन किया गया था। जो सुनकर बुढ़ऊ ड्रैगन एम्परर नोटन का नाम ले रहा था। इस पे प्रिंसिपल बताने लगे, लेकिन उसका भाई ड्रैगन एम्परर कॉन्स्टाइन। इसके आगे की बात एल्डर बताते हैं, कॉन्स्टाइन की हड्डियों से बना क्रिस्टल। क्या तुम कह रही हो कि कॉन्स्टाइन हमेशा के लिए मर चुका है? क्या वह कभी भी रिइनकार्नेट नहीं होगा? जिस बात का जवाब देते हुए प्रिंसिपल कहे, ड्रैगन एम्परर का रिइनकार्नेशन एक मिस्ट्री है, लेकिन अकेले मैं इसे सभी सबके साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मेरी रिसर्च के अनुसार केवल तब जब ड्रैगन एम्परर सच में मर चुका हो। क्या उसकी हड्डियों को रिफाइनमेंट मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं तो वह सिर्फ एक नमूना है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एल्डर बताते कि अब तुम अपनी बात को कैसे साबित करोगे? इस पे प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ, केवल तुम मेरे शब्दों से कन्वेंस नहीं होगे, लेकिन शार्लेट तुम्हें मेरे लिए कन्वेंस करेगी। दूसरी तरफ शार्लेट फिलोसोफर स्टोन को देखने के बाद उसे बॉक्स में धरते हुए बताते कि प्रिंसिपल यानी अंजू ठीक कह रहा है, ड्रैगन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन सचमुच मर चुका है। अब ये सुनकर वहाँ के सारे मेंबर्स तालियां बजाने लगे, पर एल्डर, मिस और अंजू तालियां नहीं बजा रहे थे। पर वो दोनों कुछ ही देर में तालियां बजाने लगे। तालियां बजाने के बाद मिस लेडी का कहना है, तो अंजू, तुमने ड्रैगन एम्परर को मारने का तरीका ढूंढ लिया है। क्या इस मेथड का इस्तेमाल बाकी ड्रैगन एम्परर पर किया जा सकता है? जिस बात पर एग्री करते हुए अंजू बताते हैं कि बेशक, लेकिन यह प्रोसेस अभी भी काफी चैलेंजिंग है। इस पर शार्लेट बोलती कि ब्रोंज और फ्लेम का एम्परर ट्विन बच्चों का एक ग्रुप साबित हुआ है। क्या इसका मतलब यह है कि चारों एम्परर ट्विंस हैं? जिस बात पर अंजू पूरी तरह से एग्री था। तभी एल्डर बताने लगे, मेन बात यह है कि कॉन्स्टेंटाइन के रिमेन्स असल में कहाँ रखे गए हैं। इस पे अंजू कहा, एक सिक्योर लोकेशन पर। जो सुनकर एल्डर का कहना है, एक ऐसी जगह जिसे तुम सिक्योर मानते हो या जिसे हम सिक्योर मानते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अंजू कहते कि इसे इस तरह कहे तो पूरी दुनिया में केवल 2 ही लोग हैं जो इन तक पहुंच सकते हैं, मैं और वह पर्सन जिसने तिजोरी बनाई। ये सब जानने के बाद एल्डर बताता है, तो हम में से तुम ही एक अकेले ऐसे पर्सन हो जो ड्रैगन एम्परर के रिमेन्स तक पहुंच सकता है। क्या यह सही है मिस्टर प्रिंसिपल? इस पे अंजू एग्री था, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा भड़कते हुए कहता है, कैसल कॉलेज तुम्हारा नहीं है, तुम केवल वह मैनेजर हो जिसे हमने अपॉइंट किया है। मुझे लगता है कि मैं इसे अच्छे से मैनेज करता हूँ, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। उन दोनों के इस झगड़े को देखकर मिस लेडी बताती कि मैं अंजू से सहमत हूँ, उन्होंने पिछले सभी मिशन में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का परफॉर्मेंस दिखाया है। ये बात सुनकर एल्डर बोलने लगे थे, एक स्किल ड्रैगन को मारना और एक एक्सीलेंट मैनेजर 2 अलग अलग चीजें हैं। अब तो मिस भी भड़कते हुए कहती है, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता, हमारा गोस्ट ड्रैगन एम्परर है। पर इस बात से एल्डर नकारते हुए कहते हैं कि ड्रैगन की हड्डियों को सिक्योर रखने के लिए स्कूल बोर्ड को दे दिया जाना चाहिए। जिस बात का जवाब देते हुए अंजू कहते हैं, वह एक ट्रेजर है, अगर मैं उन्हें स्कूल बोर्ड को सौंप दूं तो तुम गाटूसो फैमिली उनके साथ क्या करोगी? इस पे एल्डर बताते हैं, अपनी जुबान का ध्यान रखो, मैं स्कूल बोर्ड की तरफ से बोल रहा हूँ, ना कि गाटूसो फैमिली की तरफ से। ये बात सुनकर अंजू कहा, हाँ मिस्टर फ्रोस्ट, तुम स्कूल बोर्ड की ओर से मुझे जॉब से निकाल सकते हो, लेकिन तब तक मैं तुम्हें ड्रैगन की हड्डियाँ नहीं दूंगा। इस पे बुढ़ऊ टेबल ठोकने के साथ कहता है, अंजू, तुम अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हो। पर बीच में मिस कहने लगी, ड्रैगन की हड्डियों को कौन रखेगा, यह एजेंडा में नहीं था। जिस बात का जवाब देते हुए शार्लेट कहती है, लेकिन यह सच है कि केवल स्कूल बोर्ड को ही इनका निपटारा करने का अधिकार है। अब तो वहाँ का मामला पहले से भी ज्यादा गर्म हो गया था। दूसरी तरफ अंजू उनके झगड़ों में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो टेबल पर एक धुन बजाने लगा, साथ ही साथ वो गुनगुना भी रहा था, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा माहौल शांत हो जाता है। अपने गाने को कंप्लीट करने के साथ अंजू उन्हें बताता है कि यह मुद्दा किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेगा, इसलिए इसे यहीं पर खत्म करते हैं। और वैसे भी तुम मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुमको मेरी जगह लेने वाला कोई नहीं मिल सकता। जिस बात का जवाब देते हुए शार्लेट का कहना है, सच में अभी तक कोई भी अंजू की जगह नहीं ले पाया है, स्टूडेंट के अलावा। उन्हें एक्सक्यूशन ब्यूरो ने एलिट क्लास का भी पूरा सपोर्ट हासिल किया है। अब ये सब सुनने के बाद फ्रोस्ट शांत होते हुए बताता है, अंजू चलो अब ड्रैगन बॉन्स के ओनरशिप को अलग रख दे। फिर वो अपने पास से कुछ निकालते हुए कहता कि यह लेटर काउंसिल के एल्डर की ओर से तुम्हारे लिए फ्यूचर के बारे में अपने आइडिया को जाहिर करते हुए, पर उससे पहले ही वो उसे लव लेटर करार दे देता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फ्रोस्ट उस लेटर को अपने पास रखते हुए कहता कि लेकिन फ्यूचर अभी तक नहीं आया है, इसलिए तुम इसे बाद में पढ़ सकते हो। ये बात सुनकर अंजू कहता कि क्योंकि यह कोई लव लेटर नहीं है, इसलिए इसे पढ़ने की कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पर
बात करते हैं। निबेलु के प्लानिंग के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन ये कहते ही सामने का दरवाजा खुलने लगा, जिसके अंदर से वही बंदा बाहर आता है और सारे के सारे लोग बस उसे ही देख रहे थे और इस बंदे का नाम मिस्टर सीजर गाटुसो है। तभी अंजू उसके बारे में बताते हुए कहता है मिस्टर सीजर गाटुसो को कंसेंसस से दोबारा स्टूडेंट ऑफ काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। उनका जीपीए 2.7 है, जो थोड़ा कम है। जीपीए को ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं और इसका सीधा मतलब आपके सभी एवरेज ग्रेड से है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि एकेडमी में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसे आमतौर पर 0 से 4.0 के मेजर पर मापा जाता है, जहां पर 4.0 की बात करें तो यह सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होती है। अब कहानी की तरफ आते हैं, जहां पर अंजू सीजर गाटुसो के बारे में बता रहे थे। फॉर्मर प्रेसिडेंट के यूनिवर्सिटी ग्रेड के सिमिलर एक बार उन्हें इसके लिए चेतावनी मिली थी। विंटर के दौरान पूल में बियर स्विमिंग कंपटीशन के ऑर्गेनाइजेशन के दौरान, जिसमें पूल फ्रीज हो गया और उसमें क्रैक पड़ गए थे। इसके आगे की बात सीजर गाटुसो से पता चलती है। मैं शैंपेन का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन एक ही ब्रांड की इतनी सारी बोतलें को एक साथ खरीदना मुश्किल था। इसका सीधा मतलब यह है कि इस बंदे ने बियर कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया था, पर किसी वजह से वो पूरा का पूरा स्विमिंग पूल फ्रीज हो गया, जिसकी वजह से उसमें क्रैक पड़ चुके थे और इसी के चलते उसका जीपीए भी माइनस में है। ये बात सुनकर अंजू कहा कि वह यहाँ केवल एक ही रीजन से बैठा है, उसने ड्रैगन एम्परर नोटन को मार डाला। एक सेकंड, यहाँ पर क्या बकवास चल रही है? नोटन को तो जीरो ने मारा था, पर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि वहाँ के लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि ये हीरो बनकर ड्रैगन एम्परर नोटन को जो मार दिया था। ये तमाशा हो जाने के बाद अंजू कहने लगा था, सीजर मुझे माफ करना कि मैं सभी बोर्ड मेंबर्स के नाम तुम्हें नहीं बता सकता, सिर्फ तुम्हारे अंकल को छोड़कर। चलो, क्या तुम अपने अंकल को हेलो नहीं कहोगे? इस बात का जवाब देते हुए सीजर कहता है, मुझे यहाँ इसलिए नहीं बुलाया गया था क्योंकि बोर्ड मीटिंग में मेरे अंकल हैं, है ना? इस पे फ्रोस्ट बताते हैं, तुमको निबेलुगन प्लानिंग के कारण यहाँ बुलाया गया था। उनकी इस बात का जवाब देते हुए सीजर कहता है कि नॉर्स मिथोलॉजी में लैंड ऑफ द डेथ ऐसा नाम क्यों, जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। इस पे अंजू बताते हैं कि ब्रॉन सिटी निबेलुगन है और तुम सीजर उस बैटल में ड्रैगन एम्परर नोटन का सामना किया। बताओ यह किस तरह था? ये बात सुनकर सीजर सोचने लगा, जहाँ पर वो ड्रैगन एम्परर पर गोलीबारी कर रहा था, यहाँ तक कि उसका साथ उसी की एनिमी भी दे रही थी। ये सब याद आने के बाद सीजर कहा, डर जो हड्डियों तक घुस गया था। जो सुनकर अंजू बताते हैं, तुम सच बोल रहे हो, ड्रैगन स्लेइंग को ट्रेन करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। बैटलफील्ड में डर को एक्सपीरियंस करना यह बहुत मुश्किल है। केवल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विल पावर और सबसे अच्छी ब्लड लाइन ही ड्रैगन एम्परर के सामने डिग्निटी बनाए रख सकती है और आखिर में उसे मार सकती है। इसलिए कैसल कॉलेज को तुरंत एलिट क्लास को ट्रेन करना चाहिए। हीरो के हीरो क्योंकि सबसे जरूरी मूवमेंट पास आ रहा है। पौराणिक कथाओं में भविष्यवाणी की गई थी कि बाकी 3 थ्रोन पर बैठे एम्परर जाग उठेंगे और आखिर में ग्रेट ब्लैक ड्रैगन अवेकन हो जाएगा। हमें उससे पहले अपनी आर्मी और जनरल को तैयार करना होगा। हमें बेस्ट ब्लड लाइन वाले लोगों में से सबसे बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होगा और हम अपनी सारी कोशिश उनकी ट्रेनिंग में लगा देंगे। पर वो सीजर की तरफ उंगली कर ये सब कह रहा था। इस पे मिस सीजर से कहती है, तुम कैंडिडेट में से एक हो। उनकी ऐसी बातों को सुनकर सीजर सब लोगों को बताता है, अगर ट्रेनिंग से आपका मतलब और ज्यादा क्लासेस और ट्रेनिंग देने से है तो फिर भूल जाओ, क्योंकि मेरा जीपीए 2.7 है। जिस बात पर मिस्टर फ्रोस्ट बताते हैं कि हमें तुम्हारी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के साथ 2 या उससे ज्यादा यार्डलिंग की इनहेंसमेंट पॉसिबल है और यहाँ तक कि तुम हाइब्रिड भी ड्रैगन एम्परर को सरपास कर सकते हो। इस पे सीजर सवाल करता है, क्या वे 4 ड्रैगन एम्परर को टक्कर दे सकता है? जिस बात पर एग्री करते हुए अंजू बताते हैं कि बिल्कुल यह निबेलुगन प्लान है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मिस्टर फ्रोस्ट बताते हैं कि एल्डर के काउंसिल ने पहले ही ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका खोज लिया है। यह एक जबरदस्त गिफ्ट है। इसे एक्सेप्ट करने का मतलब है कि पावर को हासिल करना। अगर तुम मना कर देते हो तो तुम एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी को खो रहे हो। ये बात सुनकर सीजर कहता है, ये कुछ शादी की शपथ जैसा लग रहा है। कष्ट सहना और मरना इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। अगर हाइब्रिड की पीक तक पहुंचने के लिए यही सब करना है तो कॉलेज में ऐसे काफी सारे लोग होंगे जो इसे एक्सेप्ट करने को तैयार होंगे। तो आप लोगों ने मुझे ही क्यों सेलेक्ट किया? जिस बात का जवाब देते हुए अंजू कहते कि क्योंकि तुम काफी अच्छे हो। इस पे वो चू जिहां का नाम लेता है। अब ये सुनकर अंजू उसको बताने लगा था उसे ड्रैगन एम्परर को मारने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिसके बाद उसने लू मिंगफेई का नाम लिया। उसके बार बार टोकने की वजह से अंजू भी भड़क गया था, पर वो उसे शांत तरीके से समझाता है, मिंगफेई अभी भी एक न्यू कमर है और कई लोग अभी भी सोचते हैं कि उसे एस रैंक देना मेरी एक गलती थी। जिस पर सीजर का कहना है, प्रिंसिपल आप बेहतरीन ढंग से एस रैंक दे सकते हैं, लेकिन एक ड्रैगन एम्परर को क्लोज कॉम्बैट में मैं नहीं मानता कि आप अपनी लाइफ किसी बेकार पर्सन को सौंपोगे, इसलिए यह लॉजिक सही नहीं है। दूसरी तरफ अंजू उसकी बात से सहमति
जताते हुए बताते हैं। इस कैंडिडेट के लिए तुम्हारे अंकल ने जोर देकर कहा कि एबिलिटी केवल ब्लड लाइन की बात नहीं है पर लीडरशिप के बारे में है। नई जनरेशन के बीच सीजर तुम सचमुच एक शानदार लीडर हो, यहाँ तक कि चू जियांग भी इसके काबिल नहीं है। तो तुम्हारे अंकल ऐसा मानते हैं, केवल तुम ही निबेलुगेन प्लान के लिए टॉप कैंडिडेट बनने के काबिल हो। तभी मिस्टर फ्रोस्ट बताने लगे थे, सीजर अब तुम समझ गए, तुम्हारी फैमिली ने हमेशा तुम्हारे प्रति सेल्फलेस लव और उम्मीद रखी है। उनकी ऐसी बात सुनने के बाद सीजर कहता है कि अंकल, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में सबसे जरूरी पर्सन खोया है? अरे याद नहीं होगा अंकल, आप जैसे लोगों की लाइफ में कोई जरूरी पर्सन नहीं होता। तो आप लोग नहीं समझोगे, जिन लोगों ने ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस किया है वे अक्सर स्पेशल रूप से जिद्दी हो जाते हैं। इसलिए मुझे इसके लिए माफ कर देना और मैं आपके इस ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। अगर और कुछ ना हो तो मैं यहाँ से चलता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला गया था। उसके जाते ही मिस्टर फ्रोस्ट निराश हो चुके थे। इसके बाद यहाँ से उन दोनों की तरफ आ गया था, जहाँ पर जियांग उसके हाथ में जो है उसके बारे में पूछता है। इस पे मिंगफई बताने लगा, मैंने सोचा कि तुम मिशन पर गए थे तो तुमने खाना नहीं खाया होगा, तो मैंने पास से कुछ खाना खरीद लिया, लेकिन इस समय मुझे केवल हैमबर्गर ही मिल सका। जो सुनकर जियांग कहा कि तुमने यह मेरे लिए किया। पर मिंगफई बताता है, चलो रास्ते में खाना खाते हैं। इसके लिए जियांग उसका शुक्रिया अदा करने के साथ अपनी फ्लाइट की ओर रवाना होने लगा। लेकिन जाते समय वो अपने घर को ही निहार रहा था। अंदर की तरफ सो रही उसकी माँ कहती है, जियांग तुम्हारी ट्रिप सेफ रहे। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को हाइप नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि इस वीडियो का जितना ज्यादा हाइप पॉइंट और लाइक साथ ही साथ कमेंट होगा उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊंगा। एपिसोड 7 की शुरुआत में सीजर एक जगह पर खड़ा होकर अपने ड्रिंक को निहार रहा था। तभी मिस्टर फ्रोस्ट सीजर के पास आते के साथ कहते हैं, क्या फैमिली और स्कूल बोर्ड के अथॉरिटी को चैलेंज देना मजेदार है? इस पर सीजर बताता, बड़े बड़े खिलाड़ियों को बिना किसी रीजन के इधर उधर दौड़ना मजेदार है। तुम्हारा बचपना सचमुच भयानक है। चाहे आप मेरे कामों को कैसे भी एक्सप्लेन करें, मैं गाटुसो फैमिली द्वारा दिया गया रिवॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करूंगा। समझा करो, तुम रेयर हो, तुम सेंचुरीज से हमारी फैमिली का पहला जीनियस हो। इसलिए फैमिली निबेलुगेन प्लान को आगे बढ़ा रही है ताकि तुम्हारे फ्यूचर के हालातों को सुधारा जा सके। मुझे गाटुसो ब्लड लाइन का केवल आधा ही हिस्सा इनहेरिटेड है और बाकी बचा आधा हिस्सा हम्बल गुलबेग से आता है। सच में गुलबेग की ब्लड लाइन फैमिली के लिए इनफ नहीं है। पूरी फैमिली तुमको ब्लड लाइन के सबसे एक्सीलेंट जीनियस के रूप में पहचानती है। हम्बल ओरिजिन की लेडी ने एक नोबल पर्सन से शादी की, फिर एक बच्चा जन्म हुआ, उसके कुछ ही देर बाद वह मर गया। हस्बैंड की फैमिली उसकी ब्लड लाइन को नीची नजर से देखती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे को पहचान लिया। इस पे मिस्टर फ्रोस्ट बताते कि सीजर, तुम्हारी माँ की डेथ का फैमिली से कोई संबंध नहीं था। उनकी फ्यूनरल की चेयरमैनशिप खुद पॉप ने की थी और पूरी फैमिली इसमें शामिल हुई थी। उनकी ऐसी बातों को सुनकर सीजर गुस्सा करते हुए कहता है, पागल मत बनो, हम ड्रैगन ब्लड की फैमिली से हैं। पॉप के चेयरमैनशिप द्वारा किया गया फ्यूनरल भी मुआवजे के रूप में गिना जा सकता है। उसके इस बात का जवाब देते हुए फ्रोस्ट कहते कि यह एक सम्मान था जो फैमिली ने उसे दिया। अगर उसमें सचमुच हिम्मत थी तो क्या वह तुमको ग्रेट अचीवमेंट हासिल करते हुए नहीं देखना चाहेगी? निबेलुगेन प्लान तुम्हारे लिए फैमिली का प्यार है। अगर तुम इसे रिजेक्ट कर देते हो तो तुम अपनी माँ का दिल तोड़ दोगे। फ्रोस्ट की ऐसी बातों को सुनकर सीजर कहा, मुझे जन्म देने के लिए उन्होंने एक भारी कीमत चुकाई, लेकिन फिर भी उनकी परवाह कौन करता था? जब उनकी डेथ हुई तब भी वह ना तो देख सकती थी ना ही सुन सकती थी। मैं बस उनका हाथ पकड़ सकता था, पर मैंने जाने की हिम्मत नहीं की। उनकी और दुनिया के बीच एक लौता कनेक्शन मेरी हथेली से गुजरती हुई गर्माहट थी। अंकल, मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं गुलबेग का डिसेंडेंट हूँ। मैं आपके गाटुसो फैमिली के काफी करीब नहीं हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फ्रोस्ट खामोश हो चुके थे। पर वो कहता है, आंधी आई या बारिश, सीजर, एक नया एरा आ रहा है। हाइब्रिड ड्रैगन एम्परर को मारने के काबिल होंगे। जब हमने ड्रैगन राजा की हिस्ट्री का अंत कर दिया, तब से हाइब्रिड रेस दुनिया की सबसे पावरफुल रेस होगी और इंसान हमारे सर्वेंट होंगे। साथ ही साथ तुम नए एरा के एम्परर बन जाओगे। सीजर, दोबारा से सोचो, अगली बोर्ड मीटिंग में फैमिली निबेलुगेन प्लान पर दोबारा से सोचेगी और तुम इकलौते कैंडिडेट होगे। इस सुनहरे अवसर को मत खो देना। उनकी इस बात का जवाब देते हुए सीजर बताता कि मैं अपना फ्यूचर अपने हाथों से पकड़ूंगा, गाटुसो फैमिली के सक्सेसर के रूप में नहीं बल्कि सीजर के रूप में। जो सुनने के बाद फ्रोस्ट सीजर की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे डैड का एक लेटर है। फैमिली को पता है कि जिस पर्सन से तुम
तुम प्यार करते हो वह नोबल ब्लड लाइन से नहीं है। अगर तुम निबेलुगेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हो तो फैमिली एक्सेप्शन बनाएगी और चैन मोटोंग से तुम्हारी एंगेजमेंट की मंजूरी देगी। क्या अभी तुमको इस पर डाउट है? फैमिली तुमसे प्यार करती है क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। हम चैन मोटोंग को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं और उसे गाटोसो फैमिली की मैट्रियार्क की पोजीशन भी दी जाएगी। उनकी इस बकवास बातों को सुनकर सीजर अपना गिलास तोड़ते हुए बताता है कि मेरी एंगेजमेंट का फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है। अब आप अपनी उदारता दिखाओ और यहाँ से तुरंत निकल जाओ। इसके बाद यहाँ से जीहांग और मिंगफेई की तरफ आ गया था और उनका ये सफर काफी लंबा होने वाला है। कार के अंदर की तरफ वो दोनों हैमबर्गर खा रहे होते हैं। खाते समय मिंगफेई सवाल करता है, भाई तुम कब से कार चला रहे हो? मैं तुम्हारे साथ स्विच कर सकता हूँ, पर इसके लिए जीहांग मना कर देता है। साथ ही साथ जब उसने बर्गर खाने की कोशिश की तो उसका एक टुकड़ा नीचे गिर गया था, जो देखकर मिंगफेई उसे गंदा कहकर वहाँ से फेंकने ही वाला था। तभी जीहांग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता कि खाना बर्बाद मत करो। अब ये देखकर मिंगफेई अपने हाथों से वो टुकड़ा उसके मुंह में डाल चुका, जबकि जीहांग पूरे हैमबर्गर को खाने के साथ मिंगफेई को अपना फोन पकड़ाते हुए कहता है, माफ करना मैं अपने हाथ को नहीं पहुंच सकता, इसलिए इसको एक बार चेक करो। जो सुनकर मिंगफेई अपना बर्गर सफाचट करने के बाद उसका फोन देखने लगता है। साथ ही साथ जीहांग उसे बता रहा था, मेरे फोन पर एक मिशन रिपोर्ट हो गई, अभी इसको साइन इट करो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगफेई ऐसा ही करता है। तभी मिंगफेई जीहांग से सवाल पूछता है, वैसे भाई क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुमने शुरू से ही मुझे इस मिशन के साथ लाने का इरादा नहीं किया था, है ना? ये बात सुनकर जीहांग का कहना है, ठीक है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुमको स्पेशलिस्ट क्यों अपॉइंट किया गया, तुमको नेसेसरी ट्रेनिंग भी नहीं मिला है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगफेई निराश होते हुए कहता है कि मुझे पता था, हालांकि मुझे पता है कि मैं बेकार हूँ, फिर भी तुम कम से कम मुझे अपनी इज्जत तो बनाने दे सकते थे, पर ये कहना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता ये बहुत दर्द देता है। इस बात का जवाब देते हुए जीहांग का कहना है, मुझे माफ करना, मैं सोच समझकर बोल नहीं पाता। पर वो अचानक से कार का ब्रेक लगा दिया था। अब अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से मिंगफेई उससे सवाल करता है, भाई तुमने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? लेकिन जब वो जीहांग के पेट से निकल रहा खून देखता है तो वो हैरान हो गया था। तभी जीहांग मिंगफेई से कहता कि कार में मेरा इंतजार करो, अगर मेरा खून तुम्हारे ऊपर गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी, वैसे चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद जीहांग कार से बाहर निकलने के साथ अपनी टी शर्ट उतार देता है, यहाँ तक कि उसने अपनी पट्टी भी हटा दी थी और उसका खून तेजाब से कम नहीं था। उस ब्लड को देखकर मिंगफेई बोला, ये खून सल्फ्यूरिक एसिड जैसा क्यों है? भाई तुम्हारी बॉडी में क्या खराबी है? दूसरी तरफ जीहांग बारिश में भीगने की वजह से उसकी इंजरी हील हो चुकी थी। उसके हील होते ही जीहांग कार की डिग्गी में से पट्टियां निकालते हुए अपने चारों ओर लपेटने लगा। साथ ही साथ न्यू टी शर्ट पहनकर कार में बैठ जाता है। तभी मिंगफेई सवाल करता है, भाई क्या तुम सचमुच ठीक हो? क्या तुमको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए? इस पे वो बताता कि यह मामूली चोट है, मैं ठीक हो जाऊंगा। इसी के साथ जीहांग कार को स्टार्ट करते हुए एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुका। सफर के दौरान जीहांग मिंगफेई से कहता कि जो तुमने अभी देखा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगफेई हकलाते हुए कहा, भाई भाई चिंता मत करो, मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। इस पे जीहांग उसका शुक्रिया अदा करने के साथ बताता है कि तुम आज रात एस्पासिया रेस्टोरेंट में नहीं गए। उसकी इस बात का जवाब देते हुए मिंगफेई का कहना है, मैं गया था लेकिन फिर मैं वहाँ से वापस आ गया क्योंकि भाई तुम काफी पॉपुलर हो। चैन वैन वैन सचमुच रात के खाने के लिए आ गई। ये बात सुनकर जीहांग कहा, मैं इनविटेशन भेजने में अच्छा नहीं हूँ, मैंने बस तुम्हारे नाम का इस्तेमाल किया और उसे रेस्टोरेंट का कार्ड दे दिया। फिर मैंने पूछा कि क्या वे आएगी तो उसने कहा हाँ, बस इतना ही। जो सुनकर मिंगफेई बोलता कि क्या तुम आमतौर पर लड़कियों को डिनर पर इसी तरह इनवाइट करते हो? इस पे जीहांग एग्री था, लेकिन मिंगफेई को यकीन नहीं हो रहा था कि ये काम करता है। जिसके बाद जीहांग कहता है, मुझे याद नहीं कि मुझे कभी रिजेक्ट किया गया हो। उसी वक्त उनकी बात के दौरान चैन वेन वेन का कॉल आता है। उस कॉल को देखकर मिंगफेई कुछ देर के लिए हैरान हो गया था, पर वो उस कॉल को उठा लेता है। साथ ही वो उसे पूछने लगा, चैन वेन वेन क्या तुम घर पहुंच गई? उसकी इस बात का जवाब देते हुए वेन वेन बताते कि मैं अभी कार में बैठी हूँ। वैसे आज तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए? जिस पर मिंगफेई बोला, मुझे जरूरी काम आ गया था इसलिए मुझको माफ कर दो। तभी चैन वेन वेन उसको रात के डिनर के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तभी मिंगफेई मजाक करते हुए कहा कि मैं तो बस अपने एक पुराने क्लासमेट को डिनर पर ले जाना चाहता था। तभी वेन वेन कहती है, क्या तुम अभी भी अब्रॉड में यूनिवर्सिटी लाइफ के आदी हो रहे हो? लू मिंगफेई तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगफेई खामोश हो गया था। जिसके बाद वो उसे अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था, पर अचानक से उसकी सोल टेलीपोर्ट होकर कहीं और ही आ गई थी। अपने आप को एक अलग ही जगह पर देखकर मिंगफेई हैरान होते हुए कहता है, क्या ये लेक गार्डन 1 नहीं है जहाँ मैंने चैन वेन वेन के साथ डिनर किया था और मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई आते के साथ कहता कि बेशक मैंने तुम्हारे यहाँ आने की व्यवस्था की है भाई। उस बंदे को अपने सामने देखकर मिंगफेई बताता है, लो मिंगजे मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। उसकी इस बात का जवाब देते हुए मिंगजे कहा, चिंता मत करो, इस बार मैं यहाँ एक एक्टिव फ्लो अप मुलाकात करने
करने आया हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर म्यूजिक शुरू करने के साथ कहने लगा, हैप्पी बर्थडे भाई। अब ये सुनकर मिंगफई हैरान हो गया था क्योंकि इसको कैसे पता चला कि मेरा आज बर्थडे है। इस पे मिंगजे कहता है, तुम मेरे सबसे जरूरी क्लाइंट हो, मैं तब तक तुम्हारी सेवा करता रहूंगा जब तक कि तुम अपनी बची 3 समन्स का इस्तेमाल नहीं कर लेते। और गाइस, मेरे को मिंगजे और 3 समन्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपको मैंने पहले ही पार्ट 1 में इसका जिक्र कर दिया था। अगर आप लोग फिर भी जानना चाहते हो तो कमेंट में सवाल पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वैसे मेरे को कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को यह नहीं मालूम कि मिंगजे मिंगफई को कैसे जानता है क्योंकि रिइंकार्नेशन की वजह से उसकी याददाश्त चली जानी चाहिए थी, पर देखने से ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है। वैसे क्या पता, इसका जवाब हमें आगे की कहानी में पता चल जाएगा। तभी मिंगफई मिंगजे से कहता है, ठीक है तुमने मेरे को विश कर दिया, मुझे रियल वर्ल्ड में वापस जाने दो, मुझे एक फ्लाइट पकड़नी है। जिस पर मिंगजे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ट्रिप में देरी नहीं करूंगा। वैसे मुझे सच में यह रेस्टोरेंट पसंद है, स्पेशल रूप से यह टेबल, इसलिए मैं तुमको यहाँ इनवाइट करना चाहता था। दरअसल यह नॉर्मल सीट है लेकिन यहाँ बैठे पर्सन का व्यू इम्प्रेसिव है, मानो वह पूरी जगह को कंट्रोल कर सकता है। यह पोजीशन पावर की है। जिस पर मिंगफई अपना माथा पकड़ते हुए बताता कि मैं ऐसी पावर कैसे पसंद कर सकता हूँ जो मेरी लाइफ की कीमत पर आती है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए मिंगजे कहता है कि तभी मिंगजे बताता है, लेकिन तुमने पहले ही पावर को एंजॉय करना सीख लिया है, क्या तुमने ऐसा नहीं किया? उसकी इस बकवास बातों को सुनकर मिंगफई कहता है कि पावर को एंजॉय करना, क्या तुम पागल हो गई हो? इस पे मिंगजे कहा कि मैं फील कर सकता हूँ कि तुम चैन वेनवेन के साथ डिनर करके काफी खुश थे। एक खूबसूरत लड़की के साथ डिनर करके कौन खुश नहीं होगा? अरे नहीं, तुम एस्पासिया में सबसे अच्छे से मजे से बैठे थे, वह शैंपेन पीना, एक बोतल की कीमत 8000 युवान है, और तुम वहाँ पर खाना खा रहे थे जिसे तैयार करने में चीफ शेफ ने पूरी दोपहर बिताई थी। साथ ही अगर तुम इसकी इच्छा रखते हो तो प्लीज गर्म अर्ल ग्रे चाय दीजिए। इसी के साथ वहाँ पर मिंगजे के लिए चाय आ गई थी। साथ ही साथ वो उसको बताता है, तुम्हारे पास कुछ भी हो सकता है, वह पावर है, भले ही वह बहुत छोटी सी पावर हो, तुमने तो यह पहले ही फील कर लिया है ना? उसकी इस बात का जवाब देते हुए मिंगफई अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहता कि ठीक है, तुम मेरे पेट में कीड़ा हो और इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसी वक्त मिंगजे अपना रूप वेन वेन में बदलते हुए कहा, भाई मान लो चैन वेन वेन पहले से ही तुम्हारी पकड़ में आसान शिकार है। तभी मिंगजे उस क्लोन में से बाहर आते हुए बोलता कि अब जब तुम्हारे पास पावर है तो तुमको अब उसकी ओर देखने की जरूरत नहीं है, तुम झुककर भी उसे उठा सकते हो और उसने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया उसे माफ कर दीजिए। ये बकवास सुनकर मिंगफई गुस्से में आते हुए कहता कि उस लालच चीज को मिटा दो, चाहे कितना भी मैं बदल जाऊं, मैं चैन वेन वेन को टिश्यू के टुकड़े की तरह उठाने के लिए नीचे नहीं झुकूंगा। उसको इतना भड़कता देखकर मिंगजे का कहना है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, यह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन भाई बिना पावर के कोई भी नीचा महसूस करेगा, ठीक वैसे ही जैसे बिना सींग वाले एंटलर्स के झुंड में कोई जगह नहीं होती। इनके अपोजिट जिनके पास पावर है वह पहुंच के बाहर वाली लड़कियों को बदल सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे पावरफुल एनिमी भी तुम्हारे सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगेंगे। उसे कहते हैं पावर। फिर वो उसके पास जाकर बताता है, तुम इसे बुरा कह सकते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि एक दिन जब तुम ज्यादा से ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर सकोगे, जब तुम्हारे सामने लड़कियां भी धूल में पड़ी मिट्टी की मूर्तियों से ज्यादा कुछ भी नहीं होगी? बताओ भाई, क्या तुम इस पावर को लेने के लिए तैयार हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगफई अपने हाथों में थूकते हुए कहता है, ठीक है, यह मेरी पहुंच में है तो फिर मुझे पावर दो। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर मिंगजे कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझसे सच्चे दिल से भीख मांगोगे, उस समय मैं तुमको वह सब कुछ दूंगा जो मैंने वादा किया है। अब मैं चलता हूँ। भाई वैसे तुम 19 साल के हो गए हो, इसलिए प्लीज मेरे बिजनेस को जहाँ तक हो सके संभाल कर रखो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगा। उसको जाता देखकर मिंगफई उसे वहीं पर रोकते हुए एक सवाल पूछता है, चैन वेनवेन जैसी लड़कियों के बारे में तुम क्या सोचते हो? पर मिंगजे को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसको रोकने की हिम्मत की। साथ ही साथ वो उसको बताता है, किताबी कीड़ा कुछ भी नहीं है और मुझे अच्छे फिगर वाली लड़कियां पसंद है। फिर वो उसे लात मारकर रियल वर्ल्ड में भेज देता है। रियल वर्ल्ड में आते के साथ वेनवेन उसका नाम ले रही थी। तभी मिंगफई घबराते हुए बताता है, मैं यहीं पर हूँ, लेकिन मैं सचमुच में। दूसरी तरफ चैन वेनवेन को लगने लगा था कि वो अपने प्यार का इजहार करने वाला है, जबकि मिंगफई बोला, मैं सच में तुम्हें पसंद करता था। उसके इस जवाब को सुनकर चैन वेनवेन मायूस हो चुकी थी, पर मिंगफई उससे कहता है, यह अब पास्ट की बात है, मैं उस समय के लिए तुम्हारा आभारी हूँ। भले ही हम साथ नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत सी यादगार यादें मिली हैं। ये बात सुनकर चैन वेनवेन एक स्माइल करते हुए कहती कि लू मिंगफई, तुम बदल गए हो, अब तुम बड़े हो गए हो। इस पे मिंगफई कहने लगा, तुम मेरी बड़ी बहन की तरह लगती हो। तभी वेनवेन कही, खैर मुझे उम्मीद है कि तुमको कोई ऐसी मिल जाए जिसे तुम पसंद करते हो। फिर वो उसे गुड बाय करके कॉल कट कर देती है। इसी के साथ दोनों ने अपने यादगार पलों को याद करना शुरू कर दिया, जहाँ पर उसकी पहली बार मुलाकात चैन वेनवेन से
हुई। फिर उन्होंने एक साथ समय बिताना शुरू कर दिया, पर एक दिन वो उससे इतना दूर हो गए कि वो उसके पास कभी नहीं जा सकता था। लेकिन आखिर तक आते आते उन दोनों के रास्ते अलग हो ही गए। तभी जिहांग कहता है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या तुमको चैन बिन या नोनो दोनों में से कौन पसंद है? नोनो वही लड़की है जिसे हमने पार्ट 2 में देखा था। उसकी इस बात का जवाब देते हुए मिंगफे कहा, मुझे सच में उनमें से कोई भी पसंद नहीं है यार, शायद मुझे वे लोग पसंद है जो मुझे पसंद करते हैं। सच में बताओ कि तुम्हें कौन पसंद है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम ये क्या कह रहे हो? चुप रहो, मैंने तुमसे कहा था मुझे केवल वो लोग पसंद है जो मुझे पसंद करते हैं। तो फिर तुम अपने आप को किस तरह का इंसान समझते हो? इस पे मिंगफे कुछ देर सोचने के बाद बताता है, शायद वह किस्मत जो देर तक सोना, वीडियो गेम खेलना पसंद करती है और सपने देखना, चीजों के बारे में सोचना और फिर 3 साल तक किसी को पसंद करना बिना कबूल करने की हिम्मत किए। मैं जानता हूँ कि इस तरह का पर्सन बोरिंग होता है, लेकिन मैं इसी तरह का पर्सन हूँ। भाई क्या तुम जानते हो कि जब मैं पहली बार एस्पासिया पहुँचा तो मैं काफी एक्साइटिंग था, लेकिन मैं वहाँ से चला गया क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं करती। असल में मुझे तो यह भी नहीं पता था कि एस्पासिया क्या है और मैं उसे इतना महंगा खाना खिलाने के काबिल नहीं हूँ। मेरा क्रेडिट कार्ड पहले ही लिमिट तक पहुँच चुका है। दरअसल बॉस सीजर ने ही उसे इटालियन खाना खिलाया था। बेशक बॉस ग्रेट है, इसलिए कोई भी लड़की बॉस को पसंद करेगी। अगर मैं होता तो मैं केवल किसी को स्टॉल पर रामेन खिलाने का खर्च ही उठा पाता, लेकिन अगर मैं केवल रामेन ही खरीद पाता तो मुझे उम्मीद है कि कोई मुझे अब भी पसंद करेगा। मैं बकवास कर रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? भाई उसकी बात को जिहांग अच्छे से समझ सकता था, इसलिए वह उसको बताता है, वहाँ एक आदमी था जो केवल गाड़ी चला सकता था और उन्हें उम्मीद थी कि इसके बावजूद बाकी लोग उन्हें पसंद करेंगे। एक पर्सन क्या कर सकता है यह पूरी तरह से उसके ब्लड लाइन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वे क्या हासिल करना चाहते थे इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि मिशन को पूरा करने में तुम्हारी इनएबिलिटी यह तुम्हारे ब्लड लाइन या एबिलिटी के कारण नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास कोई गोल्स नहीं है, बिना किसी ऐसे गोल के जिसके लिए तुम अपना सब कुछ दांव पर लगा दो और अपना सब कुछ दे दो। इसके बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, भले ही तुम्हारी ब्लड लाइन हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो। इस पे मिंगफे खुद से ही सवाल करता है, लेकिन मैं किसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ? जिस बात का जवाब देते हुए जिहांग कहता है, हर किसी के पास अपनी जान जोखिम में डालने का कोई ना कोई रीजन होता है। अभी तुम अपनी लाइफ बचा रहे हो, बस उस दिन का इंतजार करो जब तुम जोखिम उठा सको। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगफे हैरान हो गया था। तभी जिहांग का कहना है, मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ गलत कह दिया। हम लगभग एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं। इसके बाद यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ आ गया था, जहाँ पर जिहांग मिंगफे से पूछता है, क्या तुम्हें तुम्हारा सामान मिल गया? जिस पर एग्री करते हुए मिंगफे कहता है कि हाँ, स्पेशल फोर्स ने मेरा आईडी और जैकेट दे दिया। जो सब सुनकर जिहांग बोलता कि ये फ्लाइट आरटी सर्कल से होकर जाती है, इसमें 10 घंटे लगेंगे, इसलिए हम सोने के बाद एंगवो पहुंच जाएंगे। खैर फिर से हैप्पी बर्थडे। चलो अब मैं थक गया हूँ इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। जिसके बाद जिहांग अपने कानों में ईयरबड लगाने के साथ सोने लगा। दूसरी तरफ मिंगफे जिहांग का शुक्रिया अदा करने के साथ कहता है, आज जिन लोगों को मेरा बर्थडे याद है उनमें शामिल है बॉस, सीजर, फिंगर, अगर उस आदमी का मैसेज विश के रूप में गिना जाता है तो, इसके अलावा भाई और नोर्मा। फिर वो नोनो का मैसेज खोलकर देखने के साथ बताता कि बड़ी बहन होने के नाते तुमने अपने छोटे भाई को बर्थडे की शुभकामनाएं भी नहीं दी। मेरा बर्थडे 5 सेकंड में खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ नोनो अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हुए कह रही थी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसी के साथ ये रिकॉर्ड मिंगफे को भेज दिया गया था, पर मिंगफे ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। इसके कुछ देर बाद मिंगफे खुद को ही हैप्पी बर्थडे विश करता है। इसी के साथ उनकी फ्लाइट निकल पड़ी। साथ ही साथ मिंगफे अब सो चुका था। इतने लंबे सफर के बाद वो दोनों आखिर में शिकागो पहुंच ही गए थे। तभी जिहांग कहता है कि यह जरूर शिकागो की सबवे यूनियन की स्ट्राइक है, ऐसा लगता है कि यह 1 हफ्ते तक चलेगा। जो सुनकर मिंगफे कहा, खैर चलो कैसल कॉलेज तक सीसी लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इस पे जिहांग का कहना है, अगर सीसी लाइन का रखरखाव कैसल कॉलेज द्वारा ही किया गया है तो फिर अनफॉर्चुनेटली है शिकागो मेट्रो से जुड़ा हुआ है, इसलिए जरूर इसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। चलो इस हफ्ते के लिए शिकागो में ही रहें। अगर यह तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल है तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैं कमरे का किराया दे दूंगा। दरअसल ये लोग मेट्रो से कैसल कॉलेज तक जा सकते हैं, पर वहाँ पर हड़ताल होने की वजह से मेट्रो को बंद कर दिया गया है और ये सब 1 हफ्ते के लिए चलेगा। तभी मिंगफे कहता है, भाई मैं तुम्हारे कहने का ही इंतजार कर रहा था, चलो अब कमरा ले लेते हैं। जो कहते ही वो चला गया, पर मिंगफे वापस आते हुए वहाँ के इस नजारे को देखकर कहता कि तुम इतनी ऊंचाई पर चढ़कर क्या कर रही हो? क्या तुम मरना चाहती हो? पर वो लड़की एक रस्सी को पकड़ने के चक्कर में गिरने लगी, जो देखकर जिहांग तुरंत जाकर उस लड़की को पकड़ लेता है। साथ ही साथ वो लड़की काफी प्यारी थी। दूसरी तरफ मिंगफे इस नजारे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ।
एपिसोड 8 की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर जीहांग ने उसे गिरने से बचा लिया था। साथ ही साथ मिंगफई कहा कि अरे मिस, इतनी ऊंचाई पर चढ़ना खतरनाक है। उसकी इस बात का जवाब वो लड़की देने की कोशिश करती है, पर वो फंसी होने के बावजूद नहीं कह पा रही थी। उसकी ऐसी हालात को देखकर मिंगफई दांत फाड़ते हुए कहता है, क्या तुम सुंदर बनने की कोशिश कर रही हो या तुम पागल हो? तभी जीहांग उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए उठा लिया था, यहाँ तक कि वो उससे बाहर आ चुकी। लेकिन मिंगफई उस लड़की को देखकर बताता कि सिर्फ मोन्स्टर ही इतने सुंदर हो सकते हैं। हेलो डीमन। पर वो बताती है, मैं एक डीमन नहीं हूँ, मैं एक क्यूट सी लड़की हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगफई बोलता, कैसल कॉलेज सबवे कार्ड और तुम मेरी अंडरस्टैंडिंग समझ रही हो? हेलो, मैं लू मिंगफई हूँ, हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट से। जिस पर वो लड़की बताती कि मैं जिया में हूँ, इस साल की नई स्टूडेंट। साथ ही साथ जीहांग भी अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं चू जीहांग हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? जिस बात का जवाब देते हुए जियामी बताती कि हफ्ते भर से चल रही हड़ताल के कारण मैं कॉलेज नहीं जा सकती थी और मैं होटल का खर्च भी नहीं उठा सकती थी, इसलिए मुझे जो मिला था उसी से काम चलाना पड़ा। इससे मैं पार्क में टेंट लगा सकती हूँ। इस पे जीहांग सवाल करता है, क्या तुमको पार्क में टेंट लगाने की परमिशन है? जिस बात का जवाब देते हुए जियामी कहती है, मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं शिकागो मेट्रो वर्कर हूँ। अब ये सुनकर वो दोनों हैरान हो चुके थे। तभी जीहांग बताता है, जियामी तुम्हारे पास अभी तक सिक्योरिटी कार्ड नहीं है, अगर पुलिस तुमसे पूछताछ करती है तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी? उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियामी उसे घूर कर देखने लगी थी, जो देखकर जियांग अपने मन में कहा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? दो लड़के एक लड़की को अपने साथ रहने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। भले ही वह क्लासमेट है, पर उसे ऐसा लग सकता है कि इसमें हमारे गलत इरादे हों। दूसरी तरफ जियामी काफी खुश होते हुए कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। ये बात सुनकर जियांग हक्का बक्का हो गया था। तभी मिंगफई कहता कि हमें तुम्हारी मदद करके खुशी होगी, चलो फिर कुछ खा लेते हैं क्योंकि मुझे भूख लगी है। उसी वक्त जियामी उन दोनों को वहीं पर रोकते हुए बताती है, रुको, मैं थैंक यू के तौर पर कोक पिलाती हूँ। पर जीहांग कहा, होटल में जाने के बाद उसे खरीद लेंगे। लेकिन जियामी ने कब कहा कि वो पैसे से उन्हें कोक पिलाएगी? फिर वो एक शॉप में जाकर उसे चुराते हुए कहती है, मैंने अभी देखा कि वर्कर कोक मशीन बंद करते समय उसका प्लग निकालना भूल गए थे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगफई कोक लेने के साथ कहा, बहुत खूब, इसका मतलब है कि हम जितना चाहें उतना कोक फ्री में पी सकते हैं। इस पे जियामी बोलती कि अगर तुम मेरी कोक पीते हो तो तुम मुझ पर एहसान करोगे, प्लीज फ्यूचर में मेरी मदद करना। जो सुनकर मिंगफई खुशी खुशी इसके लिए राजी हो गया था, लेकिन वो अपने मन में कहती कि नहीं जियामी, अलर्ट रहो कि तुम्हारा फायदा ना उठाया जाए। अलर्ट रहो, आग चोरी और अपने भाइयों से सावधान रहो। इसी के साथ हम शिकागो के कुछ सीन देखते हैं। एक बिल्डिंग की तरफ जीहांग एक किताब पढ़ते हुए कह रहा था, यह अर्थ से हेवन तक चढ़ता है और वह दोबारा से अर्थ पर उतर आता है। तभी मिंगफई कहा, अरे भाई, क्या तुम उस अजीब लेसन को पढ़ना बंद कर सकते हो? इसके बजाय कुछ देर टीवी ही देख लिया जाए। इस बात का जवाब देते हुए जीहांग बताता है, ये कोई अजीब लेसन नहीं है, ये एम्ब्रेली टैबलेट है जो एक एंशिएंट एल्केमिस्ट बुक है। इस पे मिंगफई कहता है, क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, दो लड़के एक लड़की एक कमरा शेयर कर रहे हैं, क्या कॉलेज डिसिप्लिन डिपार्टमेंट हमें सजा नहीं देगा? जिस बात का जवाब देते हुए जियांग का कहना है, डिसिप्लिन कमेटी इसकी परवाह नहीं करेगा, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं उसके लिए अलग कमरे के लिए पे कर दूं तो वह मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करेगी और वह पार्क में टेंट लगाना पसंद करेगी। इस तरह तुम यूनिवर्स में ग्लोरी पाओगे और इस प्रकार से सारा अंधकार तुमसे दूर हो जाएगा। ये बात सुनकर मिंगफई बोला कि अरे भाई, जितना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन तुम बैठने के लिए जगह क्यों नहीं ढूंढ लेते? जिस बात पर जियांग का कहना है, मैं तो बस खड़े होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं हर रात आधे घंटे तक खड़ा रहता हूँ, यह मेरी स्पाइन के लिए सचमुच अच्छा है, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? जबकि जियामी बात हाउस से बाहर आते हुए कहती है, भाई, न्यूटन के ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है? यह अर्थ से हेवन तक और फिर ऊपर चढ़ता है। इसका ट्रांसलेशन इस तरह भी किया जा सकता है, इस तरह तुम एंटायर वर्ल्ड से ग्लोरी हासिल कर सकोगे और इग्नोरेंस से फ्री हो जाओगे। तभी जियांग उससे सवाल करता है, क्या तुम एमरल्ड टैबलेट के बारे में जानती हो? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए जियामी कहती है, ये शायद सेंटेंस को समझने की है, सच में यह का क्या मतलब है? इस पे जियांग का कहना है कि इसी का मतलब एल्केमी के फायर से जलाए गए मेटल के रूप में लगाया जा सकता है। उन दोनों की बातों को बेवकूफों की तरह सुनकर मिंगफई बोला, अरे रुको, तुम दीवार से सटकर क्यों खड़ी हो? इस पर जियामी बताते कि मैं अपने बालों का सूखने का इंतजार कर रही हूँ और साथ ही साथ खड़े होने की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। वैसे भाई, एमरल्ड टैबलेट ड्रैगन राजा के स्क्रिप्चर का एक फ्रेगमेंट है। तभी मिंगफई उसे वहीं पर रोकते हुए पूछता है, सिस्टर, क्या तुम ड्रैगन राजा के बारे में जानती हो? क्या तुम नई स्टूडेंट नहीं हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियामी बताती कि मैं एक प्रोप स्टूडेंट हूँ, 3 एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए यह जल्दी है, इसलिए ड्रैगन राजा का अस्तित्व मेरे लिए कोई सीक्रेट नहीं है। साथ ही साथ जियांग भी बताता है, शिंगवो में कॉलेज के ब्रांच ड्रैगन ब्लड लाइन वाले हाई स्कूल के स्टूडेंट की प्रोप क्लास में शामिल होने के लिए रिक्रूट करती है। अगर उनकी ब्लड लाइन इससे स्ट्रॉन्ग है तो वह ग्रेजुएट
ग्रेजुएट होने के बाद सीधे मेन कैंपस में जा सकते हैं, जिस बात पर जियामी कही हाँ मैंने 3A एग्जाम में सफलता हासिल की है। तभी जिहांग कहता है जियामी सिंगो की कैपिटल में पैदा हुई, इसका जन्म 22 जनवरी कैपिटल एफिलिएट के हाई स्कूल में हुआ और फिर प्रोप क्लास में पढ़ाई की। साथ ही इसकी कैपिटल में रजिस्टर फैमिली, उसके मॉम डैड और एक बड़ा भाई है। उसको अपने बारे में इतना कुछ जानता देखेगा जियामी चिढ़ते हुए कहती कि अरे क्या तुम मेरे रिकॉर्ड देख रहे थे। उसकी इस बात का जवाब देते हुए जिहांग बताता है कि यह वह इन्फॉर्मेशन है जो नोर्मा ने HQ को भेजी थी। हमें यह जानना था कि तुम कौन हो और यह सब इन्फॉर्मेशन उस आईपैड में है। लू मिंगफई प्लीज उसे जियामी को दे दो, पर वो उसे कहने लगा था ये काम तुम खुद भी कर सकते हो। लेकिन जिहांग अपने ऊपर वही किताब धरते हुए कहता है मैंने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। अब ये देखकर मिंगफई कहा अरे अरे तुम्हारी पर्सनैलिटी कैरेक्टर के बाहर जाने लगी है। सामने की तरफ जियामी अपने लिए एक किताब लाते हुए अपने सर के ऊपर धर चुके, फिर वो दोनों एक साथ कहते हैं भाई प्लीज मुझे इसे पाने में मदद कर दो। लू मिंगफई प्लीज मुझे इसे पाने में मदद कर दो। उन दोनों की ऐसी बकवास बातों को सुनकर मिंगफई गुस्सा करते हुए बताता कि तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। पर जियामी उसको मस्का लगाने लगी थी, जो देखकर मिंगफई आखिर में इसके लिए तैयार हो गया था। जिसके बाद वो आईपैड लेने के साथ उसे थमा देता है, जिसको लेने के साथ जियामी स्क्रॉल करने के साथ बताती है यह पहली बार है जब मैंने अपनी प्रोफाइल देखी है। लेकिन जब उसने अपनी प्रोफाइल खोली तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसकी इस पिक्चर को देखकर मिंगफई कहा क्या ये तुम हो। फिर वो दांत फाड़ फाड़ कर हंसने लगा, जो देखकर जियामी उस पर भड़क गई थी। उसको इतना गुस्से में देखकर मिंगफई बताता है ठीक है मैं तुम पर नहीं हंसूंगा, वैसे भी एमरल्ड टैबलेट की आवाज शिंगुओं में किसी नोबल की तरह है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियामी का कहना है एमरल्ड टैबलेट 100 BC का एक एंशिएंट बुक है। यह एक हरे रंग के जेड के टैबलेट पर इंग्रेव्ड है, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। और आगे की बात जिहांग बताता है इसे एक पिरामिड के नीचे एक सीक्रेट चैम्बर में खोला गया था और इसे एल्केमी का ओरिजिन माना जाता है। और इसका दावा है कि वह मिस्र की पौराणिक कथाओं की डिग्निटी ऑफ गॉड हर्मिस है। गॉड का नाम सुनकर मिंगफई हैरान होने के साथ कहता कि खैर अगर इस दुनिया में ड्रैगन मौजूद है तो उसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है कि गॉड भी मौजूद है। जो सुनकर जिहांग का कहना है वैसे तुमने अभी जो कहा उसके बिहाफ पर अगर एक का मतलब आत्मा से है तो फिर लोअर और अपर रियलम, क्या तुमने ड्रैगन और इंसानों की अलग अलग स्पिरिचुअल वर्ल्ड का उल्लेख करती हो। जिस पर एग्री करते हुए जियामी बताती है हाँ तुम इसे इस तरह से समझ सकते हो। इसमें इंसान से ड्रैगन तक इवोल्व के प्रोसेस का वर्णन किया गया है जो इनलाइटमेंट की ओर ले जाती है। इस पर जिहांग सवाल करता है कि किताब में यह भी बताया गया है कि इंसान ड्रैगन में इवोल्व हो सकते हैं। अब ये सुनकर जियामी कही मैं श्योर नहीं हूँ। एमरल्ड टैबलेट में कुछ मध्ययुगीन विद्वानों का मानना था कि लेखक ने गॉड के पास इन्फिनिटी रूप से संपर्क किया और गॉड लॉ को चुरा लिया, इस डर से कि ये रूल नोबल लोगों द्वारा समझ लिया जाएगा। उन्होंने क्रिप्टेड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, इससे करंट ट्रांसलेशन में अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जिहांग कहा कि तुमने जिस क्रिप्टेड लैंग्वेज का जिक्र किया है इसका मतलब क्या तुम एंशिएंट इजिप्ट के रिचुअल की बात कर रही हो। तभी जियामी कहती है 7th सेंचुरी ईस्वी में अरबी ने इजिप्ट की नॉर्मल लैंग्वेज के रूप में इजिप्ट लैंग्वेज की जगह ले ली, इसलिए रिचुअल टेक्स्ट को समझना मुश्किल है। तुम्हारे द्वारा न्यूटन ड्राइव ट्रांसलेशन में शायद बहुत सारी गलतियां हैं। एग्जाम्पल के लिए तुमने जो अभी ट्रांसलेशन इस्तेमाल किया है उसमें कहा गया है कि वह अर्थ से स्काई तक चढ़ता है फिर वापस जमीन पर उतर आता है, इसलिए अपर और लोअर दोनों रियलम की पावर को एब्जॉर्ब करना तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के अनुसार अगर ह्यूमन ड्रैगन में इवॉल्व हो सकता है पर उन्हें ह्यूमन वर्ल्ड में लौटना जरूरी नहीं है। इसी वजह से ओथर खुद को इग्नोरेंस से दूर रखना चाहते थे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगफई उससे पूछता कि सुंदर लड़कियों से दूर उन्होंने क्या गलत किया। उसकी इस बकवास पर कोई भी ध्यान नहीं देता, जबकि जिहांग का कहना है तो फिर वापस जमीन पर क्यों उतरा, क्या अर्थ से स्काई तक सभी एल्केमी का अल्टीमेट गोल नहीं है। उसी वक्त मिंगफई गाना गाने लगा अर्थ से स्काई तक, स्काई से अर्थ तक सभी चीजें अमेजिंग है, अमेजिंग है। साथ ही उसका साथ देते हुए जियामी भी गाती है हेवन से अर्थ के बीच एक और लेयर है पर लेयर लोगों से भरी हुई है। तभी जिहांग सवाल करता है क्या हम एल्केमी डिस्कशन नहीं कर रहे थे तो फिर तुम दोनों ने पुराने गाने क्यों गाना शुरू कर दिए। उसकी इस बात पर मिंगफई बताता है यूथ के कारण, यूथ का मतलब है गाने के दौरान एल्केमिस्ट का डिस्कशन करना। तभी जियामी जिहांग को भी इसमें शामिल होने को कह रही थी पर वो उसे ऐसे कैसे गा सकता है। इस पे जियामी कही एक पुराना गाना है जो तुमको जरूर गाना चाहिए, मैं शुरू करती हूँ तुम मेरे साथ साथ गाओ। पहाड़ों के ऊपर और समुद्र के पास समफर्स का एक ग्रुप था। तभी जिहांग भी गाना शुरू करने के साथ बोला वह जीवन तो चतुर थे, वह शरारती और फुर्तीले थे, वह हरे भरे जंगल में खुशी से रहते थे, वह दयालु और बहादुर थे और वह एक दूसरे से प्यार करते थे। दूसरी तरफ खड़ा मिंगफई अपने मन में कहा मैंने कभी नहीं सोचा था कि चू जियांग हमारे साथ
बाद यह अजीब गेम खेलने को तैयार होगा, लेकिन पास्ट में लाओ तांग, अगर लाओ तांग यहाँ होता, लाओ तांग जीरो का जिगरी यार था, पर वो ड्रैगन एम्परर का रीइंकार्नेशन होने की वजह से जीरो को मजबूरन अपने दोस्त को जान से मारना पड़ा। इसी के साथ वहाँ पर रात हो चुकी थी, जहाँ पर दोनों चिलगोजों को नींद नहीं आ रही थी। तभी मिंगफई जियांग से कहता है, क्योंकि तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो क्या हम स्टार क्राफ्ट खेलें? पर जियांग मना करते हुए बताता, मैं स्टार क्राफ्ट खेलना नहीं जानता, लेकिन हम चेस खेल सकते हैं। पर मिंगफई जियांग का चेहरा देखते हुए अपने मन में बोला, भाई की पलकें कितनी लंबी हैं। साथ ही साथ वो उसको बताता कि कोई बात नहीं, तुमने तो कभी स्टार क्राफ्ट भी नहीं खेला है भाई, लगता है तुम्हारी लाइफ में बड़ा दर्द रहा है। वैसे अगर वह लड़कियां जो तुम्हारी तारीफें करती हैं ये जान ले कि मैं एक हफ्ते से तुम्हारे साथ बिस्तर बांट रहा हूँ तो वो मुझसे काफी जेलस होगी। दूसरी तरफ जियांग जियामी को देखने लगा था, क्योंकि मिंगफई अब सो चुका है, साथ ही साथ उसको अभी भी नींद नहीं आ रही है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिंगफई अभी भी सो रहा था, पर वो जाग कर देखता है कि दोनों के दोनों अचानक कहाँ चले गए। पर वो उनको बद्दुआ देते हुए कहता कि ये लोग कितने बेवफा हैं, क्या वो दोनों मुझे इतनी सुबह सुबह छोड़कर घूमने चले गए। इस बात से लगता है जियामी चू जियांग में इंटरेस्ट रखती है। यह नई लड़की भाई के लिए एकदम परफेक्ट मैच है, पर ये कितनी शांत सुबह है। लेकिन एक सेकंड रुको, यह हो सकता है। फिर वो तालियां मारते हुए ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे देता है। साथ ही साथ गेट खुलते हुए मिंगफई के लिए ब्रेकफास्ट आने लगा था। दूसरी तरफ मिंगफई बड़े उस्तादों की तरह सैफ से कहता है, मैं अभी अभी उठा हूँ और थोड़ा थका हुआ फील कर रहा हूँ, तो मैं बिस्तर पर नाश्ता करूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हमारा छुटकू सा सैफ मिंग से बताने लगा, फ्रेश बेक्ड होल व्हीट ब्रेड पर कैवियर और रेजिन्स के साथ डेनिस पेस्ट्री या लेमन जूस के साथ तला हुआ चिकन, भाई तुम्हें कौन सा चाहिए? जिस पर मिंग से बड़े उस्तादों की तरह कहने लगा, मुझे फ्राई 2 स्टिक और टोफू पुडिंग चाहिए। जो कहते ही मिंगजे ने एक चुटकी मारते हुए उसको क्रिएट कर लिया था। जो देखकर मिंग पे कहा कि क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो? तुम 4 तली हुई 2 स्टिक के साथ एक फ्रेंच शेफ की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगजे कहता है, तुमको केवल 2 तली हुई 2 स्टिक और 1 कटोरा टोफू पुडिंग मिलेगी, बाकी आधा हिस्सा मेरा है, लेकिन तुम पहले खा सकते हो। पर मिंगफई मना करते हुए बताता है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, शायद मैं सपने में तले हुए आटे की टिक्कियां खा रहा हूँ, हकीकत में मैं 390 ग्राफिक कार्ड खा रहा हूँ, है ना? ये बात सुनकर मिंगजे उस नाश्ते को खाने के साथ कहा, तुम क्लाइंट हो और क्लाइंट राजा है, हम डीमन हमेशा अपने क्लाइंट के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। उसकी इस बात पर मिंगफई कहता है, मैं चिंता कैसे ना करूँ, क्योंकि तुम बहुत चालाक हो और मैं तुम्हें कभी नहीं हरा सकता। मैंने इस बार तुम्हें बुलाया नहीं, इसलिए यह गिनती में नहीं आता। उसकी इस बात पर एग्री करते हुए मिंगजे कहता है कि आज कुछ होने वाला है, तुम्हारे पास एक जरूरी इवेंट होगा जिसके लिए पैसे की जरूरत होगी। मैं जानता हूँ कि तुम कंगाल हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार देने आया हूँ। जो सुनकर मिंगफई मना करते हुए कहता कि तुमसे एक एहसान मांगने से मुझे अपनी लाइफ का 1/4 हिस्सा गंवाना पड़ेगा। इस पे मिंगजे बताता है, एक क्लाइंट के लिए यह फ्री गिफ्ट है, अगर पैसों से इसका समाधान हो सकता है तो यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वर्ल्ड में मैं ही एकमात्र ऐसा पर्सन हूँ जो हमेशा तुम्हारी साइड में रहा है, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। और वो अभी कुछ कहने ही वाला था, तभी उसको अपनी यादों में मिंगजे दिखाई देने लगता है, जिसने कई बार उसको भैया कह दिया था। ये सब याद आने के बाद वो काफी हैरान हो चुका था। साथ ही साथ मिंगफई अपने मन में कहा कि वो क्या था। दरअसल पीछे मुड़कर देखने पर वह पक्के रूप से मेरी मदद करेगा, बिल्कुल करीबी पर्सन की तरह। उसको खामोश देखकर मिंगजे पूछता, क्या तुम ठीक हो? इस बात का जवाब देते हुए मिंगफई कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तो चलिए पैसों के बारे में और बात करते हैं। ये बात सुनकर मिंगजे कहता है, पैसा हासिल करने का रास्ता बेशक अभी अभी यानलिंक के माध्यम से है। वैसे तुम इसे शो मी द फ्लावर का अपग्रेडेड वर्जन मान सकते हो, इससे तुम्हारी संपत्ति में $10,000 की वृद्धि होगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगफई काफी खुश होने के साथ बोला, बहुत खूब, इस बार तुम सच में कोशिश कर रहे हो। ये बात सुनकर मिंगजे कहता कि मैं लगातार क्लाइंट को रिवॉर्ड दे रहा हूँ, क्या तुम मुझे किसी जरूरी काम के लिए बुला सकते हो? लेकिन इसके लिए मिंगफई साफ साफ तौर पर इनकार कर देता है। उसके इस जवाब को सुनकर मिंगजे का कहना है, ठीक है अब मुझे जाना चाहिए। याद रखना खतरा कभी दूर नहीं होता, इसलिए अलर्ट रहो और उस फोन को हमेशा अपने पास रखो। वैसे किसी ने तुम्हारे लिए फ्रंट डेस्क पर एक नोट छोड़ा है, मैं इसे यहाँ आते समय अपने साथ ले आया। उसके जाने के बाद मिंगफई कहा, वह हमेशा से ही इतना मिस्टीरियस रहा है, पर यह पहले से कुछ ज्यादा अलग नहीं था। तभी सामने की तरफ उसे एक नोट दिखाई देता है जिसमें जियामी ने लिखा था, ब्रदर मिंगफई हम बाहर जा रहे हैं, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट पहले ही ऑर्डर कर दिया था, तले हुए 2 स्टिक और टोफू पुडिंग। उस नोट को पढ़ने के बाद मिंगफई उस ब्रेकफास्ट को देखते हुए सूंघने लगा, जिसकी वजह से वो जोर से छींक मारता है। साथ ही वो बोलता, अरे तुमने तले हुए 2 स्टिक पर मिर्च की चटनी डाल दी। लू मिंगजे तुम कितने कमीने हो, अगर मैं फिर से तुम पर भरोसा करूंगा तो मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा। रुको, क्योंकि नाश्ता एक प्रैंक था, इसलिए पैसा कमाने वाली यानलिंक पर भरोसा नहीं किया जा सकता है ना। पर वो उस लेटर को बाहर
बाहर निकालते हुए देखता है तो वो काफी हैरान हो गया था, क्योंकि वो लेटर उसी के लिए था। उस नोट को देखकर मिंगफई पढ़ने के साथ कहता है कि ये मिशन नोटिफिकेशन है, प्लीज रिसीट हासिल करने के बाद तुरंत नीचे आ जाओ। होटल के एंट्रेंस गेट पर एक ब्लैक कार तुम्हारा इंतजार कर रही है। कार में बैठा पर्सन तुम्हें मिशन की डिटेल बता देगा। इसको पढ़ने के बाद मिंगफई को उसकी बात याद आती है, खतरा कभी दूर नहीं होता, इसलिए अलर्ट रहना। किसी ने तुम्हारे लिए फॉरेन टैक्स पर एक नोट छोड़ा है। तभी यासिन कैसल कॉलेज की तरफ आ गया था, जहाँ पर मार्क्समैन एक बॉक्स को देखकर कह रहा था सील बराबर है, इसलिए अंदर का माल सेफ है। तभी बुढ़ऊ बताता कि तुमको उसे सीधे स्कूल बोर्ड की ओर भेजना चाहिए था, जिस पर प्रोफेसर उसको बताने लगे थे इसे यहाँ भेजा गया है, इसलिए हमें स्कूल बोर्ड से किसी के इसे लेने का इंतजार करना होगा। उन दोनों की बातों को सुनकर मार्क्समैन कहने लगा, चू जिहांग को स्पेशली रूप से इसे हमारे पास भेजने के लिए कहा गया। अब तो मुझे अंदर के सामान को देखना ही होगा। जो कहते ही उसने सील तोड़ना शुरू कर दिया था। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर प्रोफेसर भागते हुए कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम स्कूल बोर्ड के टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन पर नजर नहीं मार सकते। पर मार्क्समैन उन डॉक्यूमेंट को बाहर निकालने के साथ कहता है, ये टॉप सीक्रेट फाइलें हैं। पिछले 5 सालों में पैरानॉर्मल क्राइम पर शिंगो पुलिस से पूछताछ की गई थी। ये बात सुनकर प्रोफेसर हैरान होने के साथ पूछते हैं, क्या शिंगो पुलिस को ड्रैगन राजा के अस्तित्व के बारे में पता है? जिस बात का जवाब देते हुए मार्क्समैन कहने लगा था, लेकिन वह पक्के तौर पर इसे जानते थे। ये बातें नॉर्मल ह्यूमन की समझ के परे थी। जैसे कि कई साल पहले 15 जुलाई को टाइफून लोटस के कारण 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। उस तूफान के दौरान एक एबेंडेंड मेबेक सेडान कार व्यापक रूप से डैमेज पाई गई। इसके अलावा ड्राइवर अर्थ के चेहरे से गायब हो गया था। वह ड्राइवर चू जिहांग का बायोलॉजिकल फादर था। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद प्रोफेसर हैरान होते हुए कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि स्कूल बोर्ड ने चू जिहांग को मिशन लीड करने का काम क्यों नहीं सौंपा। चू जिहांग का इस्तेमाल करना उनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे। फिर भी इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हें स्कूल द्वारा पनिशमेंट दी जाएगी, नहीं पार्टी द्वारा। पर मार्क्समैन को इससे घंटा फर्क पड़ रहा था। साथ ही साथ वो उसे इन्फॉर्मेशन पकड़ा देता है, जिसको खोलने के साथ प्रोफेसर कहते हैं, निबेलुगेन द मिथिकल लैंड ऑफ द डेथ, यह अल्केमिस्ट द्वारा क्रिएटेड वर्चुअल स्पेस है। निबेलुगेन का निर्माण आमतौर पर ड्रैगन एम्परर लेवल की एंटिटीज द्वारा किया गया था, लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध है? उसकी इस बात का जवाब देते हुए मार्क्समैन बताता कि निबेलुगेन प्लान स्कूल बोर्ड की लीडरशिप में एक ब्लड लाइन सर्चिंग प्रोग्राम है। यह स्पेशल ट्रेनिंग के लिए ए और उससे ऊपर रैंक वाले एलिट स्टूडेंट को तैयार करना है, ताकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बनाने का गोल पूरा कर सके। साथ ही निबेलुगेन में ड्रैगन एम्परर को जान से मारने के लिए यह ट्रेनिंग करवाई जा रही है। पर प्रिंसिपल ने पहले ही प्लानिंग के लिए सीजर को कैंडिडेट के रूप में सेलेक्ट कर लिया है। यह सब जानने के बाद प्रोफेसर का कहना है, वहाँ पर पहले से ये कैंडिडेट है, तो फिर इस लिस्ट का क्या मतलब है? इस पे मार्क्समैन बताने लगा था, क्योंकि इस प्लान का एक और पर्पस है, हमारे बीच से उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए जिनकी ब्लड लाइन सस्पिशियस है, जिसमें मेरा स्टूडेंट चू जिहांग भी शामिल है और आपके स्टूडेंट चैन मोटोंग और लू मिंगफई भी शामिल है। अब जब आप यह सब जान गए हैं, तभी बुढ़ऊ इसके बारे में और बताने को कहता है, जिस पर मार्क्समैन कहता है कि अगर ड्रैगन ब्लड का रेशो ह्यूमन ब्लड से ज्यादा हो तो हाइब्रिड ड्रैगन जैसा दिखने लगता है। हालांकि ड्रैगन ब्लड की स्टेटमेंट जेनेटिकली रूप से इनफेक्टिव हो सकती है, जिससे हाइब्रिड में धीरे धीरे ड्रैगनाइजेशन हो रहा है। एक बार एक फिक्स लिमिट पर पहुंच जाने के बाद वह एनिमी बन जाते हैं। ये बात सुनकर प्रोफेसर बताते हैं कि अगर स्कूल बोर्ड उनकी ब्लड लाइन को खतरा मानता है तो क्या होगा। इस बात का जवाब देते हुए मार्क्समैन बताने लगा था, वह उन्हें मारेंगे नहीं, लेकिन हिस्टोरिकली रूप से उन्हें खतरनाक ब्लड लाइन वाले लोगों को प्योर करने के लिए लोबोटॉमी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक तरह की ब्रेन सर्जरी है, जिसमें सेरेब्रेन कोर्टेक्स से व्हाइट मैटर को हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये लोगों को पागल बना रहा है। साथ ही साथ लोबोटॉमी ड्रैगन ब्लड लाइन में सबसे जरूरी स्पिरिचुअल रेजोनेंस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए मुझे अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए इन तीनों फाइलों को डिस्ट्रॉय करना होगा। वैसे तुम्हारा क्या डिसीजन है? तभी बुढ़ऊ बताता है, मिंगफई एक अच्छा बच्चा है, उसके साथ मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। साथ ही साथ प्रोफेसर भी कहते हैं, क्या मुझे अपना जवाब देने की भी जरूरत है? इसी के साथ वो तीनों अपने अपने स्टूडेंट की फाइलें जला रहे थे। तभी मार्क्समैन बताने लगा था, ब्रीफ केस को एक नए से बदल दिया गया है और उसके सील को सेम टू सेम जैसा तैयार किया गया है। साथ ही साथ मैंने एनवेलप भी बदल दिए। लेकिन प्रोफेसर क्लैन, ये तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम चैन मोटोंग को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? उसकी इस बात का जवाब देते हुए प्रोफेसर क्लैन बताते हैं, लॉर्ड्स के पास मुझे सौंपने के अपने रीजन थे, लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि वह क्या है। ये बात सुनकर मार्क्समैन कहता कि अच्छा ऐसा है तो प्लीज याद रखना, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले कि चू जिहांग डॉक्यूमेंट को वापस हासिल कर पाता, उससे पहले हंटर्स उसमें से कुछ को पहले ही ले चुके थे, यानी जिन्हें हमने जला दिया। उसी वक्त कोई डोर नॉक करता है, जो सुनकर वो तीनों घबरा गए थे। पर सीजर का सर्वेंट सामने आते हुए
हुए कहता है, हेलो, क्या प्रोफेसर क्लेन है? मैं पारसी हूँ, स्कूल बोर्ड का सेक्रेटरी। मुझे ब्रीफ केस लेने के लिए भेजा गया है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और गाइस, मैंने हर एपिसोड का एक भी सीन नहीं छोड़ा है, तो प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो यार, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियो अपलोड करी है उसमें अच्छे खासे हाइप बिल्कुल भी नहीं आए हैं। अगर आप लोगों को हाइप का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो एक लाइक करो, जिसकी वजह से कमेंट के पास अपने आप वो ऑप्शन आ जाएगा। पर हाँ, नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।